हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ग्रो। लास्ट वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम माइल्ड स्टील का कंप्रेशन में कैसा बिहेवियर रहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला कर्व है जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में माइल्ड स्टील का था और वो टेंशन में था, यदि माइल्ड स्टील पे हम टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो। अब ये जो वाला कर्व है माइल्ड स्टील का, ये है कंप्रेशन। यदि हम कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कैसा उसमें स्ट्रेस वेरी करता है वो है। तो देखिए, पहले इनिशियली क्या होगा, यदि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा स्ट्रेन की वैल्यू भी लीनियर रहती है। उसके बाद क्या होगा, जो स्ट्रेन की वैल्यू है स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये माइल्ड स्टील का कर्व था। यहाँ पे यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, ये सभी पॉइंट नहीं होते क्योंकि माइल्ड स्टील कंप्रेशन में काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे इस एंगल को फाई बोलूं और इस एंगल को यदि मैं थीटा बोलूं, तो ये दोनों एंगल जहां पर लीनियर प्रोपोर्शनल है, जहां पे दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, लीनियर तक ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि माइल्ड स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेशन में भी सेम होगा और टेंशन में भी सेम होगा, क्योंकि दोनों का जो स्लोप है वो क्या है, सेम यहाँ पे अपने पास आ रहा है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी डक्टाइल मटेरियल में यदि हम ब्रिटलनेस को इंक्रीज करते हैं तो कैसे उसकी स्ट्रेंथ या उसका जो स्ट्रेस लेवल है, अल्टीमेट स्ट्रेस, वो इंक्रीज होता है। तो देखिए, ये मेरे पास एक कर्व है जिसमें अगर मैं प्योर आयरन की बात करूं तो प्योर आयरन को आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो प्योर आयरन है अभी इसका स्ट्रेन जो है वो इस स्ट्रेस लेवल पे कितना है। ओके, अगर मैं उसके बाद बात करूं, अगर प्योर आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसमें कार्बन ऐड करते हैं। कार्बन ऐड करने के बाद वो कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और कास्ट आयरन में होता क्या है कि उसकी ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाती है, जबकि डक्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि कास्ट आयरन जो है अब उसका स्ट्रेन जो है वो कम है, किससे, प्योर आयरन से। प्योर आयरन से कास्ट आयरन का जो स्ट्रेन लेवल है वो कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई मटेरियल है और उसकी अगर मैं ब्रिटलनेस को इंक्रीज कर रहा हूं तो उसकी जो डक्टिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ब्रिटलनेस में इंक्रीज कर रहा हूं कार्बन ऐड करके तो उसकी डक्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखिए, जो HYSD बार है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो और भी ज्यादा होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो डक्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रेन लेवल है वो कास्ट आयरन से भी कम है। और इसी टाइप से क्वेंच्ड टेम्पर्ड बार में क्या होता है, उन वायर को काफी हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, रोल किया जाता है और उसके बाद उनको क्वेंच्ड किया जाता है, टेम्पर्ड किया जाता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इन बार का अगर जैसे जैसे मैं ब्रिटलनेस इंक्रीज कर रहा हूं तो उसकी जो स्ट्रेन वैल्यू है वो कम हो रही है और स्ट्रेन कम हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसकी डक्टिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। आप देख सकते हैं प्योर आयरन की डक्टिलिटी ज्यादा है, मतलब कि सेम स्ट्रेन लेवल पे वो ज्यादा डिफॉर्मेशन शो करता है, जबकि कास्ट आयरन कम करता है। HYSD बार और भी कम करता है और क्वेंच्ड टेम्पर्ड बार और भी कम करता है। तो हम क्या यहां से इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि यदि आप ब्रिटलनेस को इंक्रीज करोगे, अगर हम ब्रिटलनेस को इंक्रीज करेंगे तो जो डक्टिलिटी है उस मटेरियल की डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ इंक्रीज। आप यहां पे देख सकते हैं कि इनकी सभी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इंक्रीजेस। स्ट्रेंथ वो क्या है, इंक्रीज। देखिए, प्योर आयरन के बाद हमने ब्रिटलनेस बढ़ाई, कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा है, उसके बाद HYSD बार की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा और क्वेंच्ड बार की और भी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई है लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यदि मैं ब्रिटलनेस बढ़ाता हूं किसी मटेरियल में तो उसकी डक्टिलिटी तो कम होती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वो सब आप यहां पे इस डायग्राम में देख सकते हैं।
अब देखिए कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं अपने पास, जैसे यदि मैं एल्यूमिनियम की बात करूं और कॉपर की बात करूं तो ये डक्टाइल मटेरियल है। और इन डक्टाइल मटेरियल्स में क्या होता है कि इनका जो यील्ड पॉइंट होता है, जहां पे इनमें एक्स्ट्रा वेरी लार्ज अमाउंट में डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है और ये मतलब कि मटेरियल का यील्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम ग्राफ पे देख नहीं सकते आसानी से। तो देख सकते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एक डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ है, जिसको मैं कह सकता हूं ये एल्यूमिनियम का ग्राफ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एल्यूमिनियम, तो देखिए यहां पे अगर मैं स्ट्रेन और स्ट्रेस कर्व की बात करूं तो यहां पे मैं जो यील्ड पॉइंट है डक्टाइल मटेरियल का मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक मेथड यूज में लेते हैं। तो उस मेथड में देखिए हम क्या करते हैं कि 0.2% पे 0.2% स्ट्रेन लेवल पे 0.2% स्ट्रेन पे हम क्या करते हैं कि जो लीनियर है, जो प्रोपोर्शनल लाइन है, उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जो पैरेलल लाइन कर्व को जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट अपना क्या होता है, यील्ड पॉइंट होता है। अगर मैं इस यील्ड पॉइंट की बात करूं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। क्या बोल सकते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। इसको हम प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं और इस स्ट्रेन को हम प्रूफ स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। 0.2% की यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे समझ सकते हैं ऐसे मटेरियल जो डक्टाइल है, जिनमें हम यील्ड पॉइंट है वो क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, तो उस यील्ड पॉइंट को ड्रा करने का अपने पास एक तरीका होता है। हम सबसे पहले उस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम 0.2% स्ट्रेन वैल्यू पे जो इनिशियल लीनियर लाइन होती है उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं। जैसे ये इनिशियल लीनियर लाइन है तो इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका यील्ड पॉइंट बोल सकते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है उनमें हम यील्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब डक्टाइल मटेरियल में अपने पास एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है। ये सभी अपने पास जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा ब्रिटल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक ब्रिटल मटेरियल का कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कौन सा मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल का है। अगर मैं बात करूं तो ये टेंशन के लिए है और ये मैं बात करूं तो ये किसके लिए है, कंप्रेशन के लिए। आप यहां पे देख सकते हैं ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करती। मतलब ब्रिटल मटेरियल वो होता है उसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन अपने को शो नहीं होता। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मटेरियल थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन दिखाने के बाद माइल्ड स्टील की तरह ज्यादा यील्ड नहीं होता है, प्लास्टिक जोन में नहीं जाता है, ओनली यहां पे जाके क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। इसी टाइप से कंप्रेशन में भी ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, वीक हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कंप्रेशन में ये जो वैल्यू है, देखिए यहां पे स्ट्रेस लेवल है, यहां पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेवल होगा जिसको मैं बोल सकता हूं कि ये वो पॉइंट है जहां पे लीनियर इलास्टिक लिमिट रहेगी। और इसमें भी कंप्रेशन में बात करूं तो ये वाली जो लाइन है ये क्या रहेगा, लीनियर इलास्टिक पॉइंट रहेगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू कम है इस वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, ज्यादा स्ट्रेस लेवल तक भी जो अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर रहता है, जबकि टेंशन में क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंशन में वीक होता है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, टेंशन में वीक होता है और कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हायर स्ट्रेंथ वाला होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है लीनियर इलास्टिक पॉइंट की, जो वैल्यू है मतलब लीनियर इलास्टिक पॉइंट है उस पर जो स्ट्रेस है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मैं कंप्रेशन में बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कंप्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूं टेंशन। तो इसकी वैल्यू कंप्रेशन में क्या है, ज्यादा है, किससे, टेंशन की तुलना में।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ फेलियर। अगर हम ब्रिटल मटेरियल भी यूज लेते हैं, हम डक्टाइल मटेरियल भी यूज में लेते हैं, तो अब हम देखेंगे कि उनमें किस किस टाइप का फेलियर होता है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फेलियर एंड इन ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा डक्टाइल मटेरियल के बारे में, मतलब कि वो मटेरियल जिनमें डिफॉर्मेशन अपने को शो होता है फेल होने से पहले। अब देखिए अगर मैं ब्रिटल मटेरियल में टेंशन फोर्स अप्लाई करता हूं, क्या टेंशन फोर्स अप्लाई करता हूं, अगर मैं ब्रिटल मटेरियल में टेंशन फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसमें जो फेलियर होता है उसका नेम होता है कप कोन फेलियर। क्या होता है? कप कोन फेलियर। कप कोन का फेलियर का मतलब है कि ये आपके पास सिंपल एक बार थी और जब आप उस पर टेंशन फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप देखिए, ये तो एक कोन जैसा पार्ट बन गया और ये नीचे वाला एक कप जैसा पार्ट बन गया, इसलिए हम इस फेलियर को बोलते हैं कप कोन फेलियर। अगर मैं इसी डक्टाइल मटेरियल में टोर्जन अप्लाई करूं, क्या टोर्जन फोर्स, जिसमें हम क्या करते हैं घुमा देते हैं, तो देखिए अगर मैं टोर्जन फोर्स अप्लाई करता हूं या टोर्जन अप्लाई करता हूं तो इसमें जो फेलियर होगा वो कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री, एकदम 90 डिग्री होगा प्लेन के। ओके, तो 90 डिग्री पे ये जो मटेरियल है वो क्या होगा? फेल। अब मैं ब्रिटल मटेरियल की बात करता हूं। यदि आप ब्रिटल मटेरियल में टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फेल होगा कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन के अलोंग फेल हो जाएगा। अगर आप ब्रिटल मटेरियल में टोर्जन अप्लाई करते हैं, क्या यदि आप ब्रिटल मटेरियल में टोर्जन अप्लाई करते हैं तो टोर्जन अप्लाई करने से होगा क्या? हम इसको थोड़ा यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो टोर्जन अप्लाई करने से इसमें जो फेलियर होगा वो 45 डिग्री पे होगा। कितने डिग्री पे होगा? 45 डिग्री पे। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर मेरे पास ब्रिटल मटेरियल है और एक है मेरे पास डक्टाइल मटेरियल, एक है मेरे पास ब्रिटल मटेरियल, एक है डक्टाइल मटेरियल। अगर मैं ब्रिटल मटेरियल पे टेंशन फोर्स करता हूं तो ध्यान दीजिए मैंने पिछले ही ग्राफ में आपको बताया कि ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होते हैं, तो टेंशन में वीक होते हैं तो वो टेंशन में कितने डिग्री पे फेल होंगे? 90 डिग्री पे। ब्रिटल मटेरियल की यहाँ पे बात चल रही है। अगर ब्रिटल मटेरियल में हम टोर्जन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फेल होंगे कितने? फेल होंगे 45 डिग्री पे। कब? टोर्जन में। अब मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करता हूं तो डक्टाइल मटेरियल है वो वीक होते हैं किसमें? शेयर में। शेयर में क्या होता है? वीक। और जब हम उस पे टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या जब हम उस पे टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो टेंशन फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें कैसा फेलियर होगा? कप कोन फेलियर। कैसा होगा? कप कोन फेलियर। और अगर हम उस पर टॉर्जनल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कैसा होगा? 90 डिग्री पे फेलियर होता है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था कि जो ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल है उनमें किस टाइप का फेलियर होता है। अब मैं आगे बात करूंगा आपके सामने कि ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या हम कह सकते हैं ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो देखिए अभी तक ये जो येलो जो अपन ने कर्व ड्रॉ किया है, जो हमने पहले सीखा था, उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब देखिए एक्चुअली आप सोचिए कि अब अगर आप किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो धीरे धीरे उसके एरिया में क्या होगा? अगर आप टेंशन फोर्स कर रहे हो तो उसका एरिया डिक्रीज होगा, अगर आप कंप्रेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? उसका एरिया इंक्रीज होगा। तो यहीं पे ये बात है ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस की। मैंने आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन में बताया था कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए अगर आपका फोर्स सेम है और लेकिन एरिया क्या हो रहा है? टेंशन में डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं? तो स्ट्रेस की वैल्यू यहां पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये जो अगर मैं बात करूं ट्रू में, अगर मैं बात करूं ट्रू
स्ट्रेस के बारे में, तो उसका मतलब यह है कि उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला पाथ है वो यही शो कर रहा है कि ये मेरे पास क्या होगा, ट्रू स्ट्रेस। मतलब कि अगर मैं ट्रू स्ट्रेस की बात करूंगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उस मटेरियल का एरिया कम होता जा रहा है। अगर मैं कंप्रेशन में बात करूं तो कंप्रेशन में आप सोच सकते हैं कि जो अपना स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पे क्या होगा, जब कंप्रेस करेंगे किसी भी मटेरियल को तो उसका एरिया इंक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज होने से स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो यहां पे देखिए अब जो पहले जो स्ट्रेस है उससे कम क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जा रही है, पहले से कम हो गई, मतलब कि तो ये मेरे पास क्या हुआ, ट्रू स्ट्रेस। क्या हुआ, ट्रू स्ट्रेस। और जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस है वो हम इसको बोलेंगे येलो लाइन वाले को। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम उसका जो एरिया डिक्रीज हो रहा है या एरिया इंक्रीज हो रहा है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जबकि हम ट्रू स्ट्रेस की बात करें, मतलब रियली में ऐसा हो रहा है तो हम वहां पे बात करें कि एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आया होगा। एक बार के लिए हम इन सभी का शॉर्ट में जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने स्टार्ट किया कि माइल्ड स्टील कंप्रेशन में कैसा बिहेवियर करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि माइल्ड स्टील जो है वो कंप्रेशन में किसी टाइप के यील्ड पॉइंट वगैरह नहीं देती है। तो आप देख सकते हैं ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है किसमें, कंप्रेशन में। अब मैं कोई डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की बात की कि अगर मैं ब्रिटलनेस इंक्रीज करता हूं तो उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि आप सकते हैं प्योर आयरन ज्यादा डक्टाइल है, कास्ट आयरन कम डक्टाइल है, ब्रिटल ज्यादा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या है, प्योर आयरन से ज्यादा है। अब देखिए मैंने आपको एक बात ये समझाई कि अगर हमारे पास डक्टाइल मटेरियल है जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, तो इन सभी का यील्ड पॉइंट हम ग्राफ पे क्लियरली नहीं देख पाते। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं जिसमें हम स्ट्रेन 0.2% स्ट्रेन पे जो लीनियर लाइन होती है, उसके लीनियर प्रोपोर्शनल लाइन होती है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो उस ग्राफ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल के स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में। एक तो हम टेंशन में और दूसरा कंप्रेशन में। आप यहां पे देख सकते हैं कि टेंशन में जल्दी मटेरियल फेल हो जाता है। पहले तो उसका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो लीनियर नहीं रहता है, उसके बाद नॉन लीनियर रहता है, उसके बाद मटेरियल जाके फेल हो जाता है। जबकि अगर मैं कंप्रेशन में बात करूं तो ये फेल काफी ज्यादा स्ट्रेस पे होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं किसमें, कंप्रेशन के अंदर। उसके बाद हमने बात की कि ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल में किस टाइप का फेलियर होता है। तो देखिए अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करूं, उसमें टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें कप कोन फेलियर होता है। अगर मैं डक्टाइल मटेरियल में टॉर्जन अप्लाई करता हूं तो 90 डिग्री पे उस क्या होता है, उसके क्रॉस सेक्शन के अलोंग क्या होगा, उसके फेलियर होता है। अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करूं तो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में बिल्कुल परपेंडिकुलर फेल होता है और टॉर्जन में क्या होता है, 45 डिग्री पे फेल होता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में कि इनके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़े थे इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में। तो देखिए अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करूं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता, इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ओ, ओ का मतलब है यहां पे ओरिजिनल एरिया। क्या होगा, ओरिजिनल एरिया। अगर मैं ट्रू स्ट्रेस की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रू स्ट्रेस का मतलब है कि जहां पे एरिया आपका डिक्रीज हो गया तो अब हम उस एरिया को काउंट करेंगे तो फोर्स अपॉन ए टी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे ट्रू एरिया। मतलब कि जो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसमें क्या हो गया, नेकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रू स्ट्रेस। अगर मैं इसी टाइप से इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करूं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ का मतलब होगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। और अगर मैं बोलूं चेंज इन लेंथ को हम लिख सकते हैं डेल्टा,
और ओरिजिनल लेंथ को हम लिख सकते हैं LO, जिसको हम कह सकते हैं ओरिजिनल लेंथ। इसी टाइप से अगर मैं ट्रू स्ट्रेन की बात करूं तो ट्रू स्ट्रेन मेरा हो जाएगा क्या, डेल्टा, और ट्रू लेंथ क्या, ट्रू लेंथ। मतलब कि एक्सटेंड होने के बाद उसकी लेंथ कितनी हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू स्ट्रेन बोलेंगे। अब हम जो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस है इसके बीच, और ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन है इनके बीच रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखिए जो ट्रू स्ट्रेस होता है, ट्रू स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं सिग्मा टी से, वो इक्वल होता है सिग्मा 1 प्लस ई के। ई को हम यहां पे क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। ये कब पॉसिबल होगा, जब अपने पास टेंसाइल फोर्स होगा, जब टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगा। और जो ट्रू स्ट्रेस है वो होगा सिग्मा 1 माइनस ई, यदि मेरा फोर्स कैसा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स है। तो इस रिलेशन को आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। तो ये हमने रिलेशन बताया है ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच। अब हम रिलेशन बताएंगे ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच, रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, ई टी इक्वल्स टू एल एन 1 प्लस ई, जहां पे हम एल एन का मतलब है लोग। आप इन फॉर्मूलोज की डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा वीडियो ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम यहाँ पे केवल जो रिलेशनशिप है उनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। जितने भी अपने पास मटेरियल होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अगर मैं सबसे पहले जो प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो है मेरे पास इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब हम यहाँ पे समझते हैं। तो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी इसका मतलब है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसके कारण कोई मटेरियल है उसमें यदि मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है, और जैसे ही मैं उस फोर्स को रिमूव करता हूं तो मटेरियल है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। मतलब कि जो अपनी डिफॉर्म शेप है उससे वापस ओरिजिनल शेप में आ जाना, कब, जब हम उस पर जो लोड है वो रिमूव कर देते हैं, अनलोडिंग के टाइम वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट गेन्स इट्स ओरिजिनल शेप बाय अनलोडिंग। ओके, तो ये अपने पास इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेरे पास होती है प्लास्टिसिटी। क्या होती है, प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी की मैं बात करूं तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मटेरियल इन इलास्टिक जोन में चला जाता है। मतलब कि उसके बाद से क्या होगा, एक तो होता है अपनी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद जो भी कोई मटेरियल होगा तो
उसमें अगर मैं लोड को रिमूव कर दूंगा या अनलोड कर दूंगा तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करेगा, उसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोड को रिमूव कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। यदि मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास होती है उसको मैं बोलता हूं क्रीप। क्या बोलता हूं, क्रीप। अब क्रीप का मतलब अपने पास होता है कि यदि मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर है और उसमें लोडिंग लगी हुई है तो उसमें क्या होगा, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन्ड लोडिंग ओवर टाइम। टाइम के साथ अगर कोई मटेरियल में लोड की वजह से, टाइम के साथ उसमें लोड की वजह से धीरे धीरे जो डिफॉर्मेशन आता है उसको हम क्रीप बोलते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है क्रीप, डिफॉर्मेशन ओवर टाइम ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग। अगर किसी, मान लीजिए कि मेरे पास कोई बीम है, उस पर काफ़ी टाइम से उस पर ऊपर लोड आया हुआ है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, क्रीप होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो हल्की सी उसमें जो उसके डिफॉर्मेशन है थोड़ी सी चेंज हो जाए। अब क्रीप है वो डिपेंड किस पे करता है, तो क्रीप एक तो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा टाइम पे कि कितना उसका टाइम है उस पर ये क्या करता है, डिपेंड। तीसरा जो पॉइंट है कि क्रीप किस पे डिपेंड करता है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइप ऑफ लोडिंग पे। टाइप ऑफ लोडिंग पे क्या करता है आपका क्रीप डिपेंड करता है। अब एक पॉइंट है मेरे पास रिलैक्सेशन, जो क्रीप से ही रिलेटेड है, जिसको मैं बोलता हूं रिलैक्सेशन। तो देखिए रिलैक्सेशन का मतलब बिल्कुल सिंपल है, जब क्या होगा कि किसी भी मटेरियल में क्रीप आएगा, किसी स्ट्रक्चर में क्रीप आएगा तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, क्रीप की वजह से डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है। तो लेकिन टाइम के साथ साथ स्ट्रेस की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस प्रोसेस को या उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। क्रीप की वजह से आया हुआ स्ट्रेस टाइम के साथ धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अपना ग्राफ है, यहाँ पे उसमें कुछ इलास्टिक स्ट्रेन था, लेकिन क्रीप स्ट्रेन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन टाइम के साथ जो क्रीप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब देखिए ये हमने क्रीप के बारे में पढ़ा, रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ा, तो अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो अपनी जो 4th नंबर की जो प्रॉपर्टी है जिसका नेम है अपने पास फटीग। देखिए फटीग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अपने पास कोई मटेरियल है और उस पर नंबर ऑफ लोडिंग लग रही है, रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग। तो उसमें क्या होगा, रिपीटेड लोडिंग लगने से बार बार लोड लग रहा है, रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग, रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग। रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग की वजह से उसमें क्या होगा, उसमें वो मटेरियल जो है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और उस डिटोरिएशन की वजह से उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फटीग फेलियर। क्या बोलते हैं, फटीग फेलियर बोलते हैं। अब फटीग फेलियर से रिलेटेड ही अपने पास एक पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं एंड्योरेंस लिमिट। क्या बोल सकते हैं, एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट का मतलब अपने पास वो स्ट्रेस लेवल होता है जिस पे आप किसी मटेरियल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग अप्लाई करोगे, या हम कह सकते हैं कि आप बहुत सारा लोड लगाओगे, रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लोडिंग लगाओगे इनफाइनाइटली, तो भी उस मटेरियल में फटीग फेलियर नहीं होगा।
तो उस लिमिट को हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। मान लीजिए अपना कर्व है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्योरेंस लिमिट के लिए हम ऐसा एन कर्व बनाते हैं जिसमें स्ट्रेस होता है और नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स होते हैं। तो ये वो स्ट्रेस लेवल है जहाँ पे यदि मैं नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स मेरे पास इनफाइनाइट रहेगी तो भी मटेरियल फटीग फेलियर नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नेम है रेजिलियंस। देखिए सबसे पहले हम रेजिलियंस को समझते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्व करता है। कब? जब हम उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और अगर आप उसी इलास्टिक डिफॉर्मेशन में उस लोड को रिमूव कर देते हैं तो वो एनर्जी वापस रिकवर हो जाती है। तो आपने देखा होगा, यदि मैं स्प्रिंग की बात करूं तो उसमें यदि आप फोर्स अप्लाई करोगे, स्प्रिंग में यदि आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा। जैसे ही फोर्स रिमूव करोगे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लाने में काम में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी में जितना रेजिलियंस होगा उतना ही वो स्प्रिंग एक्शन के लिए यूज में लिया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल ऑब्जर्व एनर्जी बाय इलास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद आता है अपना प्रूफ रेजिलियंस। क्या आता है? प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस का मतलब यह है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। और ये जो प्रूफ रेजिलियंस है वो क्या होता है, अगर आपके पास लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व है, लोड एंड डिफ्लेक्शन का कर्व है, तो लोड डिफ्लेक्शन कर्व में इलास्टिक लिमिट तक, लोड डिफ्लेक्शन कर्व में इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया होगा वो क्या होगा, अपने पास प्रूफ रेजिलियंस होता है। अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, उसके बाद अपना मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो हम कह सकते हैं कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस होता क्या है, एरिया बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। तो इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। रेजिलियंस का मतलब है कि किसी मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको हम रेजिलियंस बोलते हैं। प्रूफ रेजिलियंस का मतलब है कि मैक्सिमम एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक कितनी स्टोर हुई, उसको हम प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। और इसको हम कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं कि जो लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व है उसमें इलास्टिक लिमिट तक का एरिया निकाल लीजिए। मान लीजिए ये मेरा इलास्टिक लिमिट तक का एरिया, तो ये जो एरिया है ये क्या होगा मेरे पास, प्रूफ रेजिलियंस। अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस की बात करूं तो प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। और इसकी मैं बात करूं तो ये क्या होगा, तो अगर आपके पास मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है अप टू इलास्टिक लिमिट, तो इसका जो एरिया होगा अप टू इलास्टिक लिमिट उसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस हम निकाल कैसे सकते हैं। मान लीजिए कि अपने पास कोई ग्राफ है, इसमें हम इलास्टिक लिमिट की बात करें, ये क्या होगा, स्ट्रेन
यह क्या होगा स्ट्रेस, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू ई वाई। और आपको पता है कि जो स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस को क्या होगा हाफ सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन ई। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का। अब हम जो मटेरियल की है वो अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जो अगली प्रॉपर्टी है उसका नेम है अपने पास टफनेस। क्या है टफनेस। तो टफनेस का जो मतलब होता है वो होता है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड टफनेस ऑफ द मटेरियल। मतलब कि कोई मटेरियल जितनी ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इम्पैक्ट लोडिंग को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी टफनेस क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं टफनेस क्या है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी। और इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस के बारे में। तो देखिए जैसे हमने मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस पढ़ा था उसी तरीके से क्या है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। तो हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या होता है एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फेलियर या फ्रैक्चर, अप टू फेलियर या फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस को कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फेलियर डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो उम्मीद है आपको टफनेस के बारे में समझ में आया होगा, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस के बारे में समझ में आया होगा। मान लीजिए अपने पास ये ग्राफ है कोई, ये मटेरियल मान लीजिए अपना यहाँ पे फेल हो गया, तो यहाँ तक का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया होगा वो किसको बताएगा मॉड्यूलस ऑफ टफनेस को। इधर क्या है मेरे पास स्ट्रेस की वैल्यू, इधर क्या है मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू है। अब हम मटेरियल की अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिसका नेम है अपने पास हार्डनेस। हार्डनेस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू एब्रेजन, रेजिस्टेंस टू एब्रेजन या स्क्रैच। मतलब किसी मटेरियल की जो सरफेस है उसका एब्रेजन या स्क्रैच को रेजिस्टेंस करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं हार्डनेस बोल सकते हैं। तो हार्डनेस और टफनेस में काफ़ी डिफरेंट है, आप समझ सकते हैं। यदि कोई मटेरियल टफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्ड है, और यदि कोई मटेरियल हार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टफ है। दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद अपनी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस की मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल फेल हो जाता विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। मतलब कि मटेरियल जब अगर मैं किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई करता हूं तो नेग्लिजिबल अमाउंट में डिफॉर्मेशन शो करके वो सडनली ब्रेक हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं ब्रिटलनेस। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है अपने पास वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें उस मटेरियल को अगर मैं फोर्स अप्लाई करके, टेंशन फोर्स अप्लाई करके उसको थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, उसको स्मॉल डायमीटर के वायर में उसको मैं क्या कर सकूं चेंज कर सकूं, तो वो प्रॉपर्टी मेरी क्या होती है डक्टिलिटी होती है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है टेनासिटी। किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल टेंशन फोर्स अप्लाई होने पे कितना रजिस्ट कर सकता है मटेरियल का फेलियर। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट रजिस्ट द फ्रैक्चर ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स की वजह से आने वाले फ्रैक्चर को जो रेजिस्टेंस करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं टेनासिटी।
प्रॉपर्टीज में हमारी अब लास्ट प्रॉपर्टी बची है जिसको हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ट्रांसफॉर्म या डिफॉर्म इनटू शीट्स, ओके, इनटू शीट्स या थिन शीट्स। अगर यह मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उस मटेरियल को किसी भी फोर्स के अप्लाई करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके, तो वो प्रॉपर्टी अपनी क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है। तो ये सभी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज थी मटेरियल के बारे में। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इस पार्ट को एंड करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।